आ, आपको 40s में ले चलता हूँ वापस 1960 में। शायद मैं तो पैदा नहीं हुआ था, हम लोग में से शायद ही कोई पैदा हुआ हो। ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज हुआ करता था। मेरे बाबूजी वहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थे और उनके स्टूडेंट थे जिनका नाम शिव मंगल सिंह था। वैसे तो गुरु शिष्य थे, लेकिन उनका रिश्ता था बड़े भाई छोटे भाई का, और हमारे घर के सदस्य ही थे वो। उन दिनों एक जैसे आज हिपैटिक कोमा जिसे कहते हैं, लिवर फेलियर हो जाता है, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, उन दिनों उसको एक्यूट येलो एट्रोफी ऑफ लिवर कहते थे। 90% से ज्यादा लोग उसमें नहीं बचते थे और हमारी माँ उसी कोमा में पड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, बाबूजी बगल में बैठे थे, रो रहे थे। इतने में ये शिव मंगल सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने देखा उनको, वहीं बैठे बैठे उन्होंने एक कविता लिखी। उस कविता को ना तो उन्होंने अपने किसी संकलन में शामिल किया और ना ही किसी मंच से साझा किया। बहुत सालों के बाद मेरी माँ जब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायपुर की प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने अपने एनुअल फंक्शन में उनको इनवाइट किया। वहां उन्होंने पहली बार मंच से ये कविता पढ़ी थी और ये बता के पढ़ी थी कि ये कविता मैंने आपके प्राचार्य के लिए लिखी। तो चूंकि वो बहुत खराब अवस्था में थी, इसलिए उस बैकग्राउंड में ये कविता सुनिएगा। मृतिका का दीप तब तक जलेगा अनिमेष। मृतिका कहते हैं मिट्टी को। मृतिका का दीप तब तक जलेगा अनिमेष, एक भी कण स्नेह का जब तक रहेगा शेष। हाय जी भर देख लेने दो मुझे, मत आंख मीचो। हाय जी भर देख लेने दो मुझे, मत आंख मीचो। और उकसाते रहो बाती न अपने हाथ खींचो। रात जीवन का दिखा दो, रात जीवन का दिखा दो, फिर मुझे चाहे बुझा दो, यूं अंधेरे में न छीनो। हाय जीवन ज्योति के कुछ क्षीण कण अवशेष, एक भी कण स्नेह का जब तक रहेगा शेष। तोड़ते हो क्यों भला जर्जर रुई का जीर्ण धागा। तोड़ते हो क्यों भला जर्जर रुई का जीर्ण धागा। भूल कर भी तो कभी मैंने न कुछ वरदान मांगा। स्नेह की बूंदें चुआओ, जी करे जितना जलाओ। हाथ पर उर्धर बताओ, क्या मिलेगा देख मेरा धूम्रकालिक वेश। शांति शीतलता अपरिचित, शांति शीतलता अपरिचित जनन में ही जन्म पाया। स्नेह आंचल के सहारे ही तुम्हारे द्वार आया। और फिर भी मूक हो तुम, और फिर भी मूक हो तुम, यदि यही तो फूंक दो तुम। फिर किसे निर्वाण का भय, जब अमर ही हो चुकेगा जलन का संदेश। एक भी कण स्नेह का जब तक रहेगा श्रेष्ठ, मृतिका का दीप तब तक जलेगा अनिमेष। ये थी उनकी कविता जो उन्होंने मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि कहे जाते थे। एक उनकी वीर रस में भी एक कविता है, वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी पहले कभी हुआ करती थी, मुझे बहुत पसंद थी। तो जब हमारे घर में आए थे तो मैंने उनसे कहा कि सुनाइए, तो वो कहा कि मैं उनके बगल में बैठा, थोड़ा दूर बैठो। तो मैंने कहा क्यों दूर क्यों कर रहे हैं? तो कहते मेरे हाथ इतने जोर से चलते हैं तुमको चोट लग जाएगी। तो उन्होंने मुझको दूर बैठाया, फिर ये कविता उन्होंने सुनाई थी कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु में और हृदय में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तो लो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और कहते हैं यह असीम, असीम कहते हैं सागर को, यह असीम निज सीमा जाने, पर मानव की महिमा पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, सागर तो सागर है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मंगल सिंह सुमन की, वो बाद में उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने थे। और दूसरी जो शायर जिनकी मैं आज दो गजल, छोटी वैसे तो बहुत लंबी गजल है लेकिन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे इसलिए मैंने 3-3, 4-4 वो चुन लिए हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं।
जावेद अख्तर साहब जो हैं, उनके पिताजी जानिसार अख्तर, वो भी विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू विभाग में थे। तो कई वर्षों के बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा, रायपुर में पढ़ रहा था, तो उनको वहां बुलाया गया था मुख्य अतिथि की तरह। तो वो हमारे घर आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने उनकी एक पढ़ी थी, सुनी भी थी, गाना भी सुना था। मुकेश जी ने गाया है ये गैर फिल्मी गीत की तरह। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जाना है कॉलेज, एक बार जाने से पहले एक अपनी ये गजल सुना दीजिए। तो उन्होंने सुनाई ये गजल कि हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, गजाले कहते हैं हिरन को, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। वाह वाह वाह। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। और तेरे बिन रात के हाथों में ये तारों के अयाग, तेरे बिन रात के हाथों में ये तारों के अयाग, अयाग कहते हैं प्याले को, कि तेरे बिन रात के हाथों में ये तारों के अयाग खूबसूरत हैं मगर जहर के प्यालों की तरह। ये जो रात, तेरे बिन रात के हाथों पे ये तारों के अयाग खूबसूरत हैं मगर जहर के प्यालों की तरह। जुस्तजू ने किसी मंजिल पे ठहरने न दिया, जुस्तजू ने किसी मंजिल पे ठहरने न दिया, और हम भटकते ही रहे आवारा ख्यालों की तरह। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। भटकते रहे आवारा ख्यालों की तरह, और जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, कि जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, अब तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह। एक और उनकी कविता, इसमें भी बहुत सारे शेर हैं, 4 शेर मैंने उसमें से निकाले। और बाय द वे ये गाना भी मुकेश जी ने गाया है, और इसमें कुछ इतने सुंदर शेर हैं। ये गजल है कि अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशआर कहते हैं प्लूरल ऑफ शेर, कि अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए। वाह वाह वाह। अब इसमें आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने लिख दी कि सोचो तो बड़ी चीज है, सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। वाह, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात। ये इल्म का सौदा, ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें, रिसाले कहते हैं मैगजीन को, कि ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। इसको आप लोग जरूर सुनिएगा, मुकेश जी की आवाज में, बहुत सुंदर उन्होंने गाया, गैर फिल्मी गजल है मुकेश जी की, और बहुत अच्छा गाया है। एक टाइम बाकी है क्या आशुतोष जी, 5 मिनट? सर हाँ बिल्कुल सर, सुना सकते हैं। अच्छा, बस एक छंद है इसका, मधुशाला का जो पहला छंद है, वो रिकॉर्ड आए थे मधुशाला के, मन्ना डे साहब ने गाया था, लेकिन जो उसका पहला छंद था वो हरिवंश राय बच्चन जी की आवाज में था और तरन्नुम में था। उसको मैं पहला छंद आप लोगों को सुना देता हूँ बस। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपसे और सुनना है, लेकिन समय की पाबंदी, आपको कहीं जाना भी है। जी। एक मेरी आशुतोष से इजाजत लेके एक मेरी पुरानी फरमाइश कि आपसे एक गाना सुनना है इस प्लेटफॉर्म पे, ऑफ योर चॉइस। मैंने अपनी पसंद बता दी थी, कभी जिंदगी फिर कितनी खूबसूरत है। नहीं, वो मैं कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, आपका आदेश है तो। सर आदेश मतलब नहीं, वो मुझे रिक्वेस्ट है, विनम्र नहीं, निवेदन क्योंकि है वो सर, थोड़ा विनम्र निवेदन। एलर्जी ब्रोंकाइटिस काफी हुआ रखा हुआ है, तो थोड़ा सा समय दे, मैं एक दिन जरूर कर दूंगा आपकी इसको। जरूर सर, जब आपको ठीक लगे तब। जरूर, ठीक। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। सुंदर, बहुत अच्छा। और अनुसर के सीक्वेंस के हिसाब से प्रोफेसर कनकलता को अब सुना था, तो चूंकि प्रोफेसर कनकलता नहीं है तो मैं डॉक्टर राजचंद्र झा से निवेदन करूंगा वो अपनी कविता सुनाए। आज मैंने जो कविता चुनी है वो फेसबुक से अचानक मिल गई, फेसबुक पे। इस कविता का शीर्षक है सुखी संपन्न लोग, और जो कवियत्री हैं उनका नाम है कविता कृष्ण पल्लवी। इनके बारे में थोड़ा ढूंढने का प्रयास किया तो देहरादून बेस्ड हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल हैं। बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन कविता अच्छी लगी मुझे। और ये एक तरह से जो वेल ऑफ लोग हैं उनका जो कम भाग्यशाली लोगों के प्रति नजरिया होता है, उस पर बहुत साधारण सी टिप्पणी है और बहुत सरल शब्दों में उन्होंने लिखा है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो आज सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करूं। सुखी संपन्न लोग अक्सर अपने अकेलेपन की बातें करते हैं, थोड़ी दार्शनिक मुद्रा में। अक्सर वे कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य कितना अकेला होता है। वे सड़क से रोजाना गुजरते कामगारों को बिना चेहरों वाली भीड़ की तरह देखते हैं। अपनी कार के टायर बदलने वाले या घर की सफाई पुताई करने वाले मजदूरों को नाम से नहीं जानते और कुछ ही दिनों बाद उन्हें भूल जाते हैं, उनका चेहरा भी भूल जाते हैं। लेबर चौक पर खड़े मजदूरों को देखकर उन्हें लगता है कि देश की आबादी बहुत बढ़ गई है। सुखी संपन्न लोगों को आम लोगों से हमेशा बहुत सी शिकायतें रहती हैं। वे उनके गंवारपन, काहिली, बदतमीजी, ज्यादा बच्चे पैदा करने की आदत और उनमें देशभक्ति की कमी की अक्सर बातें करते रहते हैं। सरकार के बारे में वे हमेशा सहानुभूतिपूर्वक सोचते हैं और कहते रहते हैं कि सरकार भी आखिर कितना करे, क्या करे। वे आम लोगों को सुधार दें और उनके बिगड़ैलपन को दूर करने के लिए तानाशाही को सबसे कारगर मानते हैं। सुखी संपन्न लोगों को बदलते मौसमों, पेड़ों और फूलों के बारे में और नदियों, पहाड़ों के बारे में बस इतनी जानकारी होती है कि वे उनके बारे में बातें कर सकें जब उनके पास करने के लिए कोई और बात ना हो। सुखी संपन्न लोग अपनी छोटी सी सुखी संपन्न दुनिया में पूरी उम्र बिता देते हैं, अपने दुखी होने के कारणों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। सुखी संपन्न लोगों को इस बहुत बड़ी दुनिया के आम लोगों की बहुत बड़ी आबादी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और दुनिया की सारी जरूरतें पूरी करने वाले मामूली लोग उनके जेहन में कहीं नहीं होते। जब वे मनुष्यता के संकट की बातें करते हैं तो सुखी संपन्न लोग मनुष्यता से अपनी दूरी और उसके कारणों के बारे में कभी नहीं जान पाते और अपने सुखी संपन्न जीवन के अनंत क्षुद्र
दुखों के बारे में ही सोचते हुए और रोते गाते हुए, ध्यान, योग और विपश्यना करते हुए, नियमित हेल्थ चेकअप कराते हुए और मरने से डरते हुए एक दिन आखिर मर ही जाते हैं सचमुच। एक छोटी सी कविता थी, अच्छी लगी, फेसबुक से, बहुत अच्छी है। तो इसको मैंने शेयर। बहुत सुंदर और बढ़िया। बहुत प्रैग्मेटिक कविता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक दर्पण है जो हम लोग जीते हैं। जी, तो बिल्कुल। इसीलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में मेघ, सर्वेश्वर दयाल सर ये सक्सेना की मेघ आए, तो मेघ आए, मेघ बरस के चले भी गए, और उसके आफ्टर मैथ में रांची में काफी ठंड है। अब पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की टिप्पणियां, सड़क पे जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं, जो ठेला लगा के फल बेचते हैं, उनके बारे में हम लोग गाड़ियों से जाते हैं तो अक्सर इस तरह की टिप्पणी, ये लगा मुझे कि काफी रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक आपने कहा, तो इसीलिए आज शेयर किया। पोएम है, बहुत सुंदर पोएम है। मतलब एक नई दृष्टि देती है अपने आसपास के जीवन को देखने के लिए। सर, आपने कविता में एक जगह लेबर चौक का जिक्र किया, और हाँ। सुन के लगता है कि ये कवयित्री जो भी हैं उन्होंने शायद नोएडा से उनका कोई कनेक्शन रहा, क्योंकि नोएडा में एक लेबर चौक है, और वहां पे आप सुबह अगर जाएं, अगर 9 से 10 बजे के आसपास अगर वहां से गुजरें, तो वहाँ काफी सारे लेबर्स जमा होते हैं। दे आर डेली वेजर्स, पीपल कम एंड हायर देम फॉर द डे एंड टेक देम। सो आशुतोष, रांची में जब आप थे पता नहीं, लेकिन लालपुर चौक जी या ये डीपीएस स्कूल जहाँ है, में वो चौराहा, कई सारे चौराहे हैं जहाँ सुबह में मजदूरों की, वो जहाँ यहाँ पे रेजा कुली बोलते हैं, जी हाँ, वो जी वैती लिए हुए और सब कुछ लेके आप रोज मिलते हैं, रोज। इसीलिए मुझे लगता है ये हर शहर में होते हैं। जी, हर शहर में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ है, सुबह 9 से 10 के बीच में आप अगर किसी को हायर करना चाहते हो तो आप वहां जाके उनके सर्विसेज को हायर कर सकते हो। बिल्कुल। अगली कविता सर, डॉक्टर झा। नहीं, आज तो एक ही सुनाना, मैं पिछले सेशन में 3 सुना चुका हूँ। अरे ऐसे कैसे सर? नहीं ठीक है, हम पहले बाकी लोग, आपके पास तो खजाना है। दिलीप पहले वो सीक्वेंस खत्म हो जाने दीजिए, आज तक समय काफी मिलेगा। राम प्रवेश भी नहीं है, तो फिर हम लोग दोबारा आएंगे, समय आज काफी मिलने वाला है। जी हाँ सर, बिल्कुल। और अनिल दत्ता सर को फिर समय भी थोड़ा मिल जाएगा सोचने के लिए, कौन सी नहीं, ऐसा सोचने की दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी बहुत ताजा, बहुत सारी है नई दिमाग में, क्योंकि वो क्या कहते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी जो होता है ना, वो जब तक मैदान में प्रैक्टिस में ना रहे तो अब मंच से थोड़ी दूरी बढ़ गई है। सुनाते रहने पे याद रहता है, नहीं तो भूल जाता है। एक याद है, वो मैं सुना दूंगा। जी सर। तो अभी सीक्वेंस के हिसाब से दिलीप त्रिवेदी सर आपका है नंबर, तो आप कृपया सुनाना चाहेंगे अपनी कविता। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। मैं सीधे अपनी एक छोटी सी गजल पे आ जाता हूँ। तो ये गजल जो मेरी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरी ज्यादातर कविताएं वो एक रिएक्शन होती हैं अपने आसपास जो देखता हूँ, जो अखबारों में पढ़ता हूँ, जो टीवी पे देखता हूँ, तो उससे मुझे ट्रिगर मिलते हैं कविता के। और पर ये जो गजल है, इसका मैंने कैफी आजमी साहब की एक गजल पढ़ी थी, बल्कि वीडियो में उनको पढ़ते सुना था, तो ये उससे ट्रिगर मिला। उस गजल का, कैफी आजमी साहब की गजल का पहला जो शेर था, जिसको मतला कहते हैं, जिक्र हक इतना मुख्तसर भी नहीं, खत्म होगा ये दार पर भी नहीं। दार कहते हैं गैलोस, जहाँ फांसी दी जाती है। तो उससे मैंने कुछ जो हालात हैं उस पर लिखने की कोशिश की। इसमें जो हक शब्द का प्रयोग हुआ है, हक शब्द का मतलब हम सब जानते हैं, राइट्स, अधिकार। हक का उर्दू में एक और मतलब होता है, जो इसका मतलब होता है सच्चाई, द ट्रूथ। मैंने उसके दूसरे मतलब को लेकर गजल लिखी है, तो मतलब पेश करता हूं। शोला है तो भड़के,
खामोश जुबा क्यों है, शोला है तो भड़के, खामोश जुबा क्यों है, दबे दबे होठों से ये हक का बयां क्यों है। आग अगर भड़की बस्ती तो जलाएगी, उस पर ये सितम पूछे हवाओं में धुआं क्यों है। दीवारें इधर भी हैं, दीवारें उधर भी हैं, दीवारें इधर भी हैं, दीवारें उधर भी हैं, टुकड़ों में बटा मेरा ये सारा जहां क्यों है। थी आंधियों की साजिश बस्तियां उजाड़ी, थी आंधियों की साजिश बस्तियां उजाड़ी, हैरान हूं कि आखिर साबुत मेरा मकान क्यों है। साबुत मतलब इंटैक्ट। इसका जो आखिरी शेर है मुझे खासतौर पे पसंद है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। बेगुनाही पे तुम्हारी शुभा तो नहीं कोई, शुभा मतलब डाउट, बेगुनाही पे तुम्हारी शुभा तो नहीं कोई, कपड़ों पे तुम्हारे ये खून का निशान क्यों है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी गजल का कुछ शेर सुनाता हूँ। इसका ट्रिगर मुझे जो मिला, ये थोड़ी सी मतलब इसका मूड अलग है, थोड़ी सी फिलोसफिकल हो गई है। इसका ट्रिगर मिला मुझे मेरे जमाने में, जब पिक्चरें देखता था मैं ज्यादा हिंदी की, तो विनोद खन्ना साहब मेरे फेवरेट एक्टर थे, बहुत हैंडसम, बहुत देखने में आकर्षक। बाद में उनकी एक तस्वीर देखी जब वो उनके आखिरी दिनों की थी और उसमें वो अंतिम क्षणों की थी, तो कहीं से उससे एक ख्याल आया। तो गजल का पहला शेर है, ये जो गुरूरे जमालो जवानी है, जमालो जवानी मतलब खूबसूरती और जवानी, ये जो गुरूरे जमालो जवानी है, कहते हैं ये शय गुलशने फानी है। गुलशने फानी मतलब बगिया जिसको जल्दी मुरझा जाती है। ये जो गुरूरे जमालो जवानी है, कहते हैं ये शय गुलशने फानी है। रही तलाश ताउम्र जो शानो शौकत की, रही तलाश ताउम्र जो शानो शौकत की, मिली तो पाया कि ये जुस्तजू बेमानी है। कभी है धूप गमों की, कभी खुशी की बारिश, कभी है धूप गमों की, कभी खुशी की बारिश, बदलती है जो पल पल वो जिंदगानी है। करके कत्ल मेरा पूछा जो हाल उसने, करके कत्ल मेरा पूछा जो हाल उसने, कहा अदब से मैंने जी मेहरबानी है। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खा के पत्थर भी जो खामोश रह गया मैं, खा के पत्थर भी जो खामोश रह गया मैं कहूँ शराफत वो कहें नातवानी है। नातवानी कहते हैं कमजोरी को, कमजोरी। खा के पत्थर भी जो खामोश रह गया मैं कहूँ शराफत वो कहें नातवानी है। किसको सुनाए हो यहाँ हाल अपना, किसको सुनाओ हो यहाँ हाल अपना, दिलीप यहाँ सबकी यही कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक थोड़ी सी लंबी सी कविता सुना रहा हूँ, और ये भी पिछले जो 2 साल पहले जो कोविड आया, जो हालत हुई, मजदूरों का क्या हाल हुआ, उन सब का जिक्र इसमें है, पर ये कहानी के तौर पर है, तो थोड़ी सी लंबी है, आपका पेशेंस चाहूंगा। किसी भी न्यूज चैनल ने जो ना दिखाई वो कहानी सिर्फ मैंने आपको सुनाई। किसी भी न्यूज चैनल ने जो ना दिखाई वो कहानी सिर्फ मैंने आपको सुनाई। गांव में अचानक कल शोर मच गया, मिश्रा जी के घर एक चोर घुस गया। गली के छोर पर बरगद के नीचे, मंदिर के आगे, घूरे के पीछे, घूरा कहते हैं वो
गलियों के किनारे वो कूड़े का ढेर हुआ करता था उसको। तो गली के छोर पर बरगद के नीचे, मंदिर के आगे, घूरे के पीछे एक लज्जित सा जर्जर मकान था। वही मिश्रा जी का निवास स्थान था। रात के अंधेरे में कुछ पाने के फेरे में नाली लांघ कर, दीवार फांद कर एक अभागा घर के अंदर आ गया। अंदर तो आ गया पर चकरा गया। घर के बीसियों चक्कर लगाए, कुछ नकद या सामान मिल जाए। कमरे में ताका, संदूक में झांका, पर कुछ होता तो नजर आता। कमरे में ताका, संदूक में झांका, पर कुछ होता तो नजर आता। हाय री किस्मत, ऐसा लगता था यहाँ तो कई दिनों से ही था फाका। कमरे थे खाली और डब्बे छूछे, छूछे मतलब वो भी खाली है। कमरे थे खाली और डब्बे छूछे, इस घर को तो भिखारी भी ना पूछे। हाय व्यर्थ ही यहाँ समय गमाया, कुछ भी सामान हाथ ना आया। पर जब खाली बर्तन खड़खड़ाए तो घर के दोनों प्राणी हड़बड़ाए। मिसराइन फड़फड़ाई बदहवास, उनकी तो जैसे अटक गई सांस। मिश्रा जी पत्नी से बोले, भगवान क्यों होती हो व्यर्थ में ही परेशान। कोई यहाँ भला क्या लेने आएगा, आया तो दीवारों से सर ही टकराएगा। पर जब पानी का मटका गिरकर टूटा तो मिसराइन का बेबसी भरा गुस्सा फूटा। कुछ खालिस यूपी की गालियां हैं। कल मुहे नास पीटे सत्यानाश हो तेरा, कल मुहे नास पीटे सत्यानाश हो तेरा, अरे 20 रुपए का लगा दिया फेरा। बची खुची संपत्ति का देखकर विनाश, मिश्रा जी हुए अत्यंत दुखी और हताश। फिर यकायक गरमाए और आया गुस्सा, पर बाहर आए तो लगा जोर का धिस्सा। चोर को देखा तो बस देखते रह गए, पुराने शिष्य को सामने देख खड़े रह गए। शिष्य को देख अंदर का शिक्षक जागा, फौरन एक प्रश्न गोली की तरह दागा। अरे तुम तो थे मेरे ही विद्यार्थी, निकाल रहे हो मेरी शिक्षा की अर्थी। क्या यही था मैंने तुमको सिखाया, ये दिन देखने को था तुम्हें पढ़ाया। शिक्षक को देख शिष्य घबरा गया, कलेजा निकलकर मुंह को आ गया। पहले घबराया, फिर सर झुकाया, मुंह से पर कुछ भी ना कह पाया। फिर हिम्मत जुटाकर आगे आया, गुरु के चरणों में शीश झुकाया। हाथ जोड़कर गुरु से रोता हुआ बोला, दुर्भाग्य का दुख भरा पिटारा खोला। हाय पता न था भाग्य ये दिन भी लाएगा, गुरु के सम्मुख यूं मुंह काला हो जाएगा। बेकारी और गरीबी ने कर दिया बेहाल, वरना हुआ करता था कभी मैं भी खुशहाल। शहर में छोटा सा घर हुआ करता था, 2 बच्चों की किलकारियों से चहकता था। जब से महामारी का दौर देश में आया, हम जैसों पर दुर्दिन का बादल मंडलाया। काम हुआ बंद, मालिक ने निकाल भगाया, न रहा वहां ठौर तो अपना गांव याद आया। अब शहर में बिन ठिकाने के कैसे रहता, कब तक अपने बच्चों की भूख सहता। सो धूप में जलते पांव और नंगे सर निकल पड़े बेबस हम सड़कों पर। मुसीबत में कोई हमारे काम न आया, जिस पर भरोसा था उसने मुंह फिराया। सैकड़ों मील सफर करके हमने अपने गांव में अपना सर छुपाया। पर यहाँ भी वही हाल, हर कोई बेहाल, जहां देखो भूख, बेकारी और अकाल। शहर में भी हमें खाने के पड़ रहे थे लाले, यहाँ भी बच्चों को नहीं दे पाया 2 निवाले। सो गरीबी, भुखमरी और बेकारी का मारा, लाचारी, मजबूरी और किस्मत से हारा। निकल पड़ा रात के अंधेरे में मुंह छुपाए, कहीं कुछ बच्चों के नसीब से मिल जाए। पर आपको इस हाल में देखा तो पाया, आप पर भी है इन्हीं दुर्दिनों का साया। शिष्य की कथा से अति व्यथित हो गए, गुरुजी के दोनों नयन अश्रुपूरित हो गए। शिष्य से बोले, क्या बताऊं मैं तुमको, यहाँ पर मेरा हाल तो मालूम है सबको।
विद्यालय पहले ही लगभग बंद हो गया था, उसका गौशाला में रूपांतरण हो गया था। अब कोई विद्यार्थी भूले भटके आता है तो कुछ न कुछ श्रद्धा पूर्वक दे ही जाता है, और हमें भी वैसे कितनी आवश्यकता है जैसे तैसे करके गुजारा हो ही जाता है। गुरु व शिष्य दोनों आमने सामने खड़े थे, अपनी अपनी व्यथा में लिप्त मौन खड़े थे। शिष्य ने पहले व्याप्त मौन को तोड़ा, गुरु के सामने हाथ जोड़कर बोला, आपका शिष्य हूँ, शिष्य धर्म निभाऊंगा, चिंता न करें, मैं आपके काम आऊंगा। किसी और घर जाऊंगा, वहां जो पाऊंगा उसमें से आधा आपको दे जाऊंगा, उसमें से आधा आपको दे जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मार्मिक। एक थोड़ी सी हल्की फुल्की थोड़ा मूड चेंज करता हूँ। यह भी राजनीतिक व्यंग है, और कर्नाटक में पिछले इलेक्शन के पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें जिस प्रकार से एमएलएस को खरीद कर नई सरकार बनी, उस पर व्यंग है, हल्की फुल्की सी है। नेताजी फिर चले बाजार करने घोड़ों का व्यापार, नेताजी फिर चले बाजार करने घोड़ों का व्यापार, जाकर घोड़ों को फुसलाया, मन भावन चारा दिखलाया। घोड़े चारा देख ललचाए, जोर जोर से पूंछ हिलाए, टपक रही है मुंह से लार। घोड़ों का मालिक घबराया, रातों रात उन्हें उठवाया, दूर देश में उन्हें छुपाया, बाड़ों में ताले लगवाया। हुई मगर सब जुगत बेकार, नेता के सम्मुख घोड़े बाड़ा तोड़ के भागे, नेता के सम्मुख है नाचे, लो फिर बन गई उनकी सरकार। विरोधी गण करें चीत्कार, न्यायालय है निर्विकार, प्रजातंत्र की हुई जय जयकार, राजनीति का यह व्यापार, देख रही जनता लाचार। बहुत खूब। ये सिर्फ कर्नाटक में और कई जगहों में हो चुका है, कई जगह में हो चुका है, पर ये कविता उस समय लिखी थी, उस समय लिखी थी आपने यह, और उस समय मैंने दुर्भाग्य से वो नेताजी का नाम डाल दिया था, तो फेसबुक में काफी ट्रोलिंग हुई, 2-4 लोगों को निकालना पड़ा। अब एक मैंने एक थोड़ी सी, अगर समय है आशुतोष जी। सर 2 मिनट तो है वैसे नियम के हिसाब से, पर आगे अगर कुछ और हो तो। नहीं तो फिर मैं आपको फिर अगली बार कभी सुनाऊंगा। मेरे समय में मैंने तो 15 मिनट लिया, नहीं तो जी हाँ, आपने उधार दे दूं दिलीप जी को। नहीं सर, आप सुनाइए चूंकि दिलीप को पूरा करने ये सुनाना जी। अच्छा, मैं एक छोटी सी गजल और सुनाता हूँ। Sure. इसका मूड, मुझे क्या होता है कि शायरों पे अक्सर कहा जाता है कि जब तक वो रोमांटिक गजल ना लिखे वो शायर नहीं माने जाते। तो ये एक प्रेशर था, कहीं मुझसे कई दोस्तों ने भी कहा, तो मैंने कहा यार अब मेरी उम्र रोमांटिक गजल लिखने की नहीं रही। फिर भी एक अभी हाल में मैंने एक लिखी, हाल में एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है 3 of Us, जिसने देखी हो वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं देखी है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसे देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है और कमाल की एक्टिंग है उसमें। तो जिन्होंने देखी है वो समझ जाएंगे। वैसे ये इसका मौजू क्या है कि बचपन में या बचपन छोड़िए जवानी में कहीं ना कहीं सबका दिल कहीं ना कहीं अटका होगा। तो अगर कल्पना कीजिए कि वो आपकी, जिसका देख के आपका दिल कभी आपने सॉफ्टनेस महसूस की हो, वो आपके सामने आ जाए, तो उस मंजर का बयान है इसमें। गजल कहूँ या गीत सुनाऊं, कहो कि क्या सौगात करूं, सामने तुम बैठे हो मेरे, तुम ही कहो क्या बात करूं। गजल कहूँ या गीत सुनाऊं, कहो कि क्या सौगात करूं, सामने तुम बैठे हो मेरे, तुम ही कहो क्या बात करूं।
झुकी हुई आंखों की खुशबू दिल में आन समाई है, झुकी हुई आंखों की खुशबू दिल में आन समाई है, याद आ गए दर्द पुराने किससे अब फरियाद करूं। हाय तबस्सुम का वो जादू अब भी कितना दिलकश है, तबस्सुम स्माइल, हाय तबस्सुम का वो जादू अब भी कितना दिलकश है, मिटे सभी वो रंज पुराने क्या उनकी अब बात करूं। साथ बिताई शामों की फिर याद सताने आई है, साथ बिताई शामों की फिर याद सताने आई है, समझ नहीं आता अब मुझको क्या भूलूं क्या याद करूं। आंखें तुमको देख रही हैं जुबान नहीं पर उनके पास, आंखें बोल नहीं सकती अब क्या उनकी मैं सिफात करूं। सिफात गुण को कहते हैं, सिफत सिंगुलर है, सिफात प्लूरल है। गीतों गजलों कविताओं में रूप समाये ना जिसका, शायर सभी यही कहते हैं क्या उसकी मैं बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आपने कविता में सॉफ्टनेस का नाम तो नहीं बताया पर बहुत सुंदर। सबकी अपनी अपनी सॉफ्टनेस रहती है, वो इस उम्र में ना बताया जाए तो ठीक है। बगल वाले कमरे में श्रीमती जी मौजूद हैं। बहुत बढ़िया सर। सर अगर आप चाहें तो आप कुछ और भी सुना सकते हैं। इनफैक्ट वैसे टाइम तो 15-15 मिनट का था, लेकिन 1-2 मिनट हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आप चाहें कुछ और सुनाना तो। मैं 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक कविता है जो मैंने शुरू बहुत पहले की थी, फिर उसको जब मैंने पूरा किया तो मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा तल्ख हो गई है, बेटरनेस आ गई है। फिर थोड़ा मैंने उसको रख दिया, कुछ दिनों बाद फिर थोड़ा सा जब दिल की तलखी चली गई तो उसको फिर मैंने लिखा। इसका भी एक जो ट्रिगर है, अरुण सर जानते हैं, अहमदनगर शायद था, वहां पे दंगे में एक गरीब आदमी था, उसकी किताबों की दुकान जल गई थी। और किताबें मुझे प्रिय है, मेरे ख्याल से इस ग्रुप में जितने हैं विदाउट एक्सेप्शन सबकी किताबें प्रिय हैं। तो उसने मुझे उस पर जो आघात था तो उस पर मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा कि जिसमें समय ज्यादा ना जाए। बाजार में चौराहे से हटकर पुलिस थाने से बिल्कुल सटकर एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। बाजार में चौराहे से हटकर पुलिस थाने से बिल्कुल सटकर एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। आए दिन वो हमारा मकाम हुआ करती थी। मकाम मतलब डेस्टिनेशन। किताबों का खिरमन था, अदब का ठिकाना था, हम जैसे मुफलिसों के लिए कारून का खजाना था। खिरमन कहते हैं जो फसल काट के रखी जाती है, उसके लिए भी यूज होता है, खलिहान के लिए भी यूज होता है। अदब मतलब लिटरेचर, मुफलिस मतलब गरीब। हम जैसे किताबों का खिरमन था, अदब का ठिकाना था, हम जैसे मुफलिसों के लिए कारून का खजाना था। यूं तो छोटा सा एक नीम रोशन कमरा था, नीम रोशन डिमली लिट, कम रोशनी वाला। यूं तो छोटा सा एक नीम रोशन कमरा था, पर रहता वहां हमेशा इल्म के नूर का बसेरा था। कमरे में थी एक अदद मेज, कुछ कुर्सियां और आड़ी तिरछी कुछ एक पुरानी अलमारियां, लिपटी थी जिनसे खामोशी की परछाइयां। उन अलमारियों में पड़े रहते थे बेतरतीब पुराने रिसाले, मैगजीन, अखबार और किताबें। वहां खामोशी तो थी पर सन्नाटा न था। उदासी का कोई लम्हा वहां भूल कर आता न था। थे वहां मीर, गालिब, फैज और मंटो बेबाक, पंत, दिनकर, प्रेमचंद, बच्चन और फिराक। रामायण महाभारत की कोई जोश कहानी थी, श्री कृष्ण की गीता थी, नानक की बानी थी। तिलस्म में होशरुबा थी, जिन्होंने पढ़ी होगी, तिलस्म में होशरुबा थी, अमीर हमजा की दिलदारी थी, चंद्रकांता संतति थी, भूतनाथ की अयारी थी। फलसफे थे, अफसाने थे, नगमे थे, गाने थे, क्या बताऊं क्या हंसी वो जमाने थे।
मत पूछो हम किस कदर वहां के दीवाने थे, पर दुकान के बाहर समा कुछ और था। शहर में तारी महजबी जुनून का दौर था। तारी मतलब छाया हुआ था। शहर में तारी मजहबी जुनून का दौर था। एक लपट उठी और अजाब बन गिरी, अजाब मतलब विपत्ति। एक लपट उठी और अजाब बन गिरी, एक चिंगारी उठी मेरी दुनिया पे गिरी। एक लम्हे में खाक हुई दुनिया मेरी, अदब और फलसफे की वो नूर बख्श दुनिया मेरी। देखते देखते सब खाक हुए, मीर गालिब फैज और मंटो बेबाक, पंत दिनकर प्रेमचंद बच्चन और फिराक। और भी जो खाक हुए वे थे इंसानी जज्बात। किताबें तो किताबें हैं, फिर ले आएंगे। वो जो अंदर का इंसान मर गया, उसे कहाँ से लाएंगे। तारीख गवाह है, तारीख हिस्ट्री, तारीख गवाह है, जब भी इंसान पे ऐसा जुनून छाया है, उसने इंसानियत पर यूं ही कहर ढाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही मार्मिक, बहुत भावनात्मक। जबरदस्त दिलीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दिलीप जी की कविताओं का एक संग्रह बिल्कुल शायद 2-3 महीने प्रकाशित हुआ है। कुछ तो कविताएं उसमें बहुत ही जबरदस्त हैं। तो आपको मुबारकबाद दिलीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आशुतोष है। उस किताब को छपवाने में प्रेरणा सबसे ज्यादा अरुण जी की थी। मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ। हे भगवान, लिखा आपने। अच्छा खैर, लेट्स कीप इट असाइड। ओके, धन्यवाद दिलीप सर। अब अवधेश कृष्ण जी, आपसे गुजारिश करूंगा, आपका नाम है उस लिस्ट में इसके बाद। दिलीप जी से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी सर। इतने धाकड़ कवि हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं, लेकिन कवि होकर होम मिनिस्ट्री से इतना भय समझ में नहीं आया। आपने 2 बातें कही। पहली बात कही कि जवानी में सबका दिल कहीं ना कहीं अटका होगा, यहाँ 70 पहुंचने वाले हैं, अभी भी भटक जाता है। लेकिन आप जिस डर से नाम बताना नहीं चाह रहे थे, मेरा मानना है कि थानेदार की प्रेजेंस में चोरी करने का मजा कुछ और है। नहीं सर, वो बात अलग है। मैं तो कवि हूँ, मेरे पास लाइसेंस है। अगर एक नाम हो तो बताऊं, कितने नाम बताऊं। क्या बात है, क्या बात, मजा आ गया। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, बिल्कुल। बहुत आनंद, बहुत सुंदर। अवधेश, एक बार सबको हैप्पी न्यू ईयर फिर से। मैंने जो पहला कविता चुना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और कारण है इमेजरी, क्योंकि इसमें जो इमेजरी है मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे ही अच्छा लगा था मुझे। और खास करके इस पर्टिकुलर पोएम में लास्ट में कुछ अपील है, कुछ एक्शन है, वो भी बहुत ही उम्दा है, इसलिए मैं ये चुना। शीर्षक है भिक्षुक। वह आता, 2 टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होंठ चमचाते, दाता भाग्य विदाता से क्या बात है, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल के वे
सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। दोहराना चाहूंगा, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। तो ये लास्ट पैराग्राफ जो है वो एक्शन डिनोट करता है, और for me it has ignited in the same poem both compassion and courage. दूसरा मैंने हरिवंश राय बच्चन जी के कविता से सिर्फ एक पैरा चुना है, और ये इसलिए क्योंकि ये मुझे मेरे टीन एज में मैंने पढ़ा था और बहुत बड़ा ड्रीमर था उस वक्त मैं, सो काफी अट्रैक्टेड हो गया था। और ये पंक्तियां हैं, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दो हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते हैं लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत खूब। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और from a dreamer at this stage, I call myself now a realistic optimist. Now shifting gears, I picked a few lines from Night of the Scorpion, Nissim Ezekiel. I remember the night my mother was stung by a scorpion. And then I jump into the last para, it says, my mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, thank God, the scorpion picked on me and spared my children. My mother only said, thank God, the scorpion picked on me and spared my children. And when I read this in my ICSE course, that's when probably I understood mother's love for the first time. और 6 साल पहले मैंने एक कविता लिखी, I think it's apt to share here. उस मोड़ से गुजरते हुए आंखें जब बंद की तो उसकी मुस्कुराहट नजर आई, दिल जोर से धड़का और दस्तक दी, एक मधुर आवाज चुपके से दी सुनाई। पहेली नहीं, हकीकत थी वो मेरे जिंदगी की, चाहत थी मेरे बंदगी की, आतुर हो उठा मेरा मन उसे चूमने को, एक बार उसके साथ सांस भरने को। मोहब्बत का पहला एहसास उसी से मिला था, ताजगी, बंदगी, शरारत उसका सिला था, एहसास दिलाती थी हर पल सादगी की, मैं था सब कुछ उसकी आबरू और जिंदगी की। क्यों अब वो सिर्फ आंखें बंद करने पर ही नजर आएगी, क्यों अब सन्नाटा ही उसकी बोल होगी, क्यों अब उसके डर से छुपना ना पड़ेगा,
सखियों दोस्तों के नाम पर बहाना न करना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड पर दस्तखत लेने के लिए अब हरी सब्जी ना खानी पड़ेगी। मेरे खातिर अब वो बाबूजी से कैसे लड़ेगी। वह गई तो दे गई निस्वार्थ प्रेम। मेरी माँ की ये अविस्मरणीय यादें अब तड़पाती नहीं, सुकून देती है, प्यार का अनुभूति देती है। So this poem must have been subconsciously been inspired by Nazim Ezekiel's poem. That's why I read that earlier to this one. और इस poem का शीर्षक है माँ की याद। I would now like to end with 2 lines poem for which I have a very deep hate, very deep hate, I repeat. क्योंकि मेरे माँ और बाबूजी दोनों यही सुनाते रहते थे हर दिन हमको, और खेलने नहीं जाने देते। खास करके गणित के लिए तो बहुत बार सुनाते थे। और वो ये है, इसलिए मैं बड़ा दुखी रहता था। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा। बड़ा हेट करता था ये दोहा, पर उम्र के इस पड़ाव पे आकर आई हैव फॉलन इन लव विद दीस 2 लाइंस। शायद इसीलिए आप सबों के बीच में हमेशा आना पसंद करता हूँ, क्योंकि चाहता हूँ कि रसरी सीखने वाली जो है वो मेरे दिमाग में आते जाते रहे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Lovely. Beautiful. Ashutosh, just give me a second. I just wrote 2 lines after hearing these wonderful narrations. Just 2 lines. गजब ढाते हो आप, बेखुदी का आलम बनाते हो आप, कहां से ये कहानी सुनाते हो आप, मक्खन सी जमी बनाते हो आप, क्या गजब ढाते हो आप। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त। लाइक लास्ट टाइम। हाँ, सो प्लीज आशुतोष टेक ओवर। सर, तो जो पहले से सीक्वेंस डिसाइड हुआ था उससे तो हो गई सबका कविता पाठ। तो दत्ता जी। यस सर। दत्ता जी। जी सबसे पहले मैं क्योंकि पिछले आयोजन में डॉक्टर झा ने तृतीय सर्ग रश्मि रथी से कुछ सुनाया था। मैंने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी कुछ यादें जग गईं, और ये एक अनफिनिश्ड क्या कहा जाए विश लिस्ट है जिसको पूरा नहीं कर पाया हूँ। आज रश्मि रथी के बाद आज के आयोजन में मधुशाला सुनने को मिला, तो जो मेरा ये प्रयोग अभी शुरुआती दौर में है, ये दोनों का सम्मिश्रण है। मेरी ड्रीम है कि मैं रश्मि रथी को म्यूजिकल ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर दूं, जस्ट टू पॉपुलराइज इट, क्योंकि मधुशाला की पॉपुलैरिटी में एक रोल उसका म्यूजिकल ट्रांसलेशन का भी रहा है। मैं एक छोटा सा पीस आपको, जो कंपोजिशन एक एमेच्योर ऑर्केस्ट्रा है जिससे मैं जुड़ा हूँ रांची में, उनसे बनवाया था, लेकिन अभी वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे अच्छा कंपोजर कोई नहीं मिला है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर लिसनिंग एंड कमेंट, सो दैट आई कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ गोइंग अहेड, आगे बढ़ने के लिए। झा साहब को पेश कर रहा हूँ खासकर, क्योंकि रश्मि रथी में उनकी रुचि बहुत जबरदस्त है। उसके कविता लिखने की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा 30 सेकंड लूंगा, क्योंकि ये शुरुआत 30-35 साल की उम्र के बाद शुरू हुई, और हमारे प्रेरणा स्रोत जो थे, एक अगर नाम आपने सुना हो, उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, बड़े अच्छे कवि हैं और इटावा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत उच्च पदस्थ पदाधिकारी भी हैं।
तो उनसे 84 में मुलाकात हुई थी बीएनआर होटल में। उन्होंने कवि सम्मेलन हम लोगों ने किया था, उसमें वो आए, उन्होंने कुछ कविताएं सुनाई। उनकी एक कविता बहुत मशहूर है, आदमी में सांपों से ज्यादा जहर है। और दूसरी कविता जो उन्होंने सुनाई थी, उस समय राजीव गांधी होते थे देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने 2 लाइनें सुनाई थी। 2 लाइन मुझे अभी भी याद है कि वो कहते हैं कि मीरे काफिला हैं, वो कहते हैं कि मीरे काफिला हैं, लेकिन उनके चेहरे पे गर्दे सफर कहाँ है, लेकिन उनके चेहरे पे गर्दे सफर कहाँ है। तो कवि सम्मेलन के बाद भोजन के समय डिनर पे मेरी उनसे बात होने लगी, तो मैंने उनसे, क्योंकि कम उम्र थी मेरी, मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया कि श्रीमान आप संसद सदस्य हैं, व्यवस्था के भाग हैं, और आप व्यवस्था के खिलाफ कैसे लिखते हैं? तो बोले, दत्त जी अगर आप व्यवस्था के भाग हैं तो आप व्यवस्था के खिलाफ सबसे अच्छा लिख सकते हैं, सबसे सटीक और सबसे सजीव लिख सकते हैं, इसलिए खूब लिखिए, और नहीं लिखते हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए। प्रेरणा उसी समय से शुरू हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे सफर तय होता चला गया। अभी जो कविता सुनाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, वो मुझे ज्यादा याद इसीलिए रहती है कि उसको कई जगह सुना चुका हूं। और कविता का शीर्षक है सलाह, एडवाइस। हमारे समाज में, हमारे देश में एक ही अद्भुत चीज है सलाह, जो बड़े धड़ल्ले से मिलती है। आप कहीं चले जाएं, बस में हो, ट्रेन में हो, सड़क पे हो, हवाई जहाज में हो, कचहरी में हो, कहीं भी आप हो, सलाह मिलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। 4-5 लोग आपको फटाफट सलाह दे डालेंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र हैं जो विदेशों में रह चुके हैं, आपने खुद अनुभव किया होगा कि वहां जल्दी कोई सलाह देता नहीं है जब तक आप मांगेंगे नहीं। तो यहाँ जो उसकी सलाह की स्थिति मैंने देखी, और जो सरकारी माहौल में जो सलाह की स्थिति दिखती थी, उससे ये प्रेरणा मिली कि ये थोड़ा ये व्यंग लिख डालूं इसके ऊपर। तो सलाह जो है, वो सलाह की परिभाषा जो मुझे समझ में आती थी, अभी तक वही आती है कि किसी को मदद करने के उद्देश्य से दिया गया व्यक्तिगत विचार मेरा व्यक्तिगत है, मदद किसी और को करना है, उसने सलाह मांगी या नहीं मांगी, हमने सलाह ठोक दिया उसके ऊपर। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है। बहुत सारे सिनेरियो कैप्चर करने की कोशिश है, तो आपका ध्यान चाहूंगा। बेवकूफ मानेगा नहीं, बेवकूफ मानेगा नहीं, होशियार देगा नहीं, क्या सलाह बहुमूल्य अपने पास रखिए। बेवकूफ मानेगा नहीं, होशियार देगा नहीं, क्या सलाह बहुमूल्य है अपने पास रखिए। बिन मांगे दी तो उदंडता, मांगने पे दी तो स्पष्टवादिता, क्या सलाह बहुमूल्य है अपने पास रखिए। सलाह बहुमूल्य है अपने पास रखिए। कर्मचारी ने दिया, किसी दफ्तर में आप जाएं, छोटा सा माहौल है, आप जाएंगे कर्मचारी के पास, तो अगर वो जाके अपने अफसर से कहेगा कि साहब ये ऐसा कर लीजिए, तो कर्मचारी ने दिया तो बकवास है, अफसर ने दिया तो शाबाश है, क्या सलाह बहुमूल्य है अपने पास रखिए। एक दूसरा दृश्य आपको दिखाता हूं, और ये परिवार का दृश्य है, और इस दृश्य से हम सब गुजर चुके हैं, गुजर रहे होंगे, अभी भी छुटकारा नहीं है। अब घर से निकल रहे हैं, बाहर निकले भी नहीं दरवाजे की, अंदर से पत्नी की आवाज आएगी, ये जी सुनते हैं, आप थमक जाएंगे, हाँ कहिए। और जरा देखिए, ये वाला अगर कुछ बाजार में मिल जाएगा तो कोशिश करिएगा लेते आइएगा, टाइम मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ये तो सलाह है, लेकिन ये सलाह है, ये आपको समझने का फेर है। तो पत्नी ने दिया तो आदेश है,
पत्नी ने दिया, सलाह तो आदेश है, बॉस ने दिया तो शासनादेश है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, आपको करना है। पत्नी ने दिया तो आदेश है, बॉस ने दिया तो शासनादेश है, और बॉस की पत्नी ने दिया तो अध्यादेश है, सलाह व अमूल्य अपने पास रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया, वाह बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब दृश्य को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़े कैनवस पे चलते हैं। नेताजी हैं, वो भी सलाह देते हैं, वो तो लाखों करोड़ों को सलाह देते हैं, ऐसा करने से देश का बहुत भला होगा। नेता ने दिया तो जनता की भलाई के लिए, नेता ने दिया तो जनता की भलाई के लिए, अफसर ने दिया तो मक्खन मलाई के लिए, और क्लर्क ने दिया तो ऊपरी कमाई के लिए। क्या सलाह वो मूल्य अपने पास रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। तीनों सलाह ही देते हैं, लेकिन तीनों के सलाह का आयाम अलग अलग हो जाता है। मुफ्त में बांटोगे, मुफ्त में बांटोगे तो बेवकूफ भी हंसेगा। आप अगर मुफ्त में सलाह किसी को दें, मुफ्त में बांटोगे तो बेवकूफ भी हंसेगा, पैसे वसूलो होशियार भी फंसेगा, जिसको कंसल्टेंट कहते हैं हम लोग अंग्रेजी भाषा में। मुफ्त में बांटोगे तो बेवकूफ भी हंसेगा, पैसे वसूलो तो होशियार भी फंसेगा, लेकिन ध्यान रहे खूब बांटिए, खूब बांटिए, घर में परिवार में, दफ्तर में कारोबार में, घर में परिवार में, दफ्तर में कारोबार में, लेकिन ध्यान रहे देने वाले सिर्फ हम ही हैं, लेने वालों की बस कमी है। क्या सलाह बहुमूल्य आपके पास है। बहुत धन्यवाद। गजब। बढ़िया। मजा आ गया। कविता को मंच गोपाल से रंजन। हाँ, इस कविता को जब एक बार अशोक चक्रधर थे अध्यक्ष, तो उन्होंने एक कवि सम्मेलन के बाद मुझे अलग से ले जाके एक बात कही कि आपका जो प्रश्न पूछने का एक्सपेरिमेंट है कविता में, ये बहुत अच्छा लगा, इसको चालू रखिए। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा, सुंदर। चक्र। और एक कविता है जो याद नहीं है, लेकिन उसकी उस पर अभी कोई सुना रहे थे, मैं भूल गया, प्रजातंत्र के बारे में दिलीप जी ही सुना रहे थे, उसी से संबंधित है। वो एक बड़ी अद्भुत व्यवस्था, मुझे समझ नहीं आती थी। ये भी जवानी के दिनों का, जब वो गुस्सा बहुत आता था तो कविताएं निकलती थी। अब मेरा एक मित्र है, वो कहता है तुमको जूते से मारूंगा, तुम सारी इतनी अच्छी कविता लिखता था, क्यों लिखना बंद कर दिया। मैंने कहा यार गुस्सा नहीं आता है तो कविता कहाँ से लिखूं, गुस्सा आएगा तो लिख डालूंगा। तो उसी गुस्से में मैंने ये लिखी थी। और सिचुएशन ये था कि वो कहीं पे राइट हुआ था सूरतकल में, और मुझे अपनी बेटी को पहुंचाने जाना था मैंगलोर। अब वो घर में बड़ा टेंशन का माहौल हो गया कि वहां तो राइट हो गया है, हिंदू मुस्लिम आप जा रहे हैं। हमने कहा मैं तो जाऊंगा, अब जो होना है होगा। और ट्रेन में ही मैंने वो कविता लिख डाली। तो वो कविता थी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। सिचुएशन अंडर कंट्रोल एक ऐसी व्यवस्था है हमारे देश की जिसमें हम ही प्लेयर हैं, हम ही अपोजिशन अपोनेंट हैं, हम ही रेफरी हैं, हम ही मैच रेफरी हैं, हम ही ऑफिशियल हैं। I am everything, and I decide whether situation is under control or it is not under control. But it is always under control. That is the beauty of the whole thing. And it starts चोर सिपाही थाना चौकी, चोर सिपाही थाना चौकी सबके रहते लुटिया गोल। चोर सिपाही थाना चौकी सबके रहते लुटिया गोल। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। बहुत बढ़िया। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। डाका पड़ा हमारे घर में, डाका पड़ा हमारे घर में, पहुंचे थाने रपट लिखाने। डाका पड़ा हमारे घर में, पहुंचे थाने रपट लिखाने। थानेदार तो रफू चक्कर, मुंशी करता टालम टोल। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। क्या बात है, क्या बात है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल।
बांध कट गया। आप लोगों ने सुना होगा, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कि बांध को काट दिया जाता था पहले जब पानी बढ़ता था, जस्ट टू प्रोटेक्ट वन साइड ऑफ द हैबिटेट, और गांव की तरफ का वो इलाका बह जाता था, शहर बच जाता था। बाढ़ आती थी हर साल। मैं चूंकि नॉर्थ बिहार का रहने वाला हूं और वहाँ समस्तीपुर में खासकर बाढ़ की कई बार मैंने देखी है। बांध कट गया आई बाढ़, बांध कट गया आई बाढ़, बह गए माल मवेशी गांव। बांध कट गया आई बाढ़, बह गए माल मवेशी गांव। राहत केंद्र दिया है खोल, सिचुएशन इज फुल्ली अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल। वाह वाह क्या वाह। बात, क्या व्यंग है। लास्ट की 4 बीच की लाइनें मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी बेस से बहुत दूर हूँ बॉम्बे में, इसलिए मेरे पास मेरी पूरी जो ट्रेजर है वो है नहीं, तो जो याद है उसी से बता रहा हूँ। वोट हमारे ख्वाब तुम्हारे, वोट हमारे ख्वाब तुम्हारे, बीत गए अब वर्ष 75। वोट हमारे ख्वाब तुम्हारे, बीत गए अब वर्ष 75। चारा खा गए लालू सारा, बन गए देखो गोल मटोल। सिचुएशन विल ऑलवेज बी अंडर कंट्रोल। सॉरी, वो प्रजातंत्र कहा नहीं, उसमें एक लाइन छूट गया जो स्ट्राइक लाइन थी। प्रजातंत्र का यंत्र, वोट हमारे ख्वाब तुम्हारे, बीत गए अब वर्ष 75। प्रजातंत्र का यंत्र ही ऐसा, जनता बने सदा बकलोल, एंड सिचुएशन इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल। तो इसमें बकलोल शब्द के प्रयोग के लिए सुरेंद्र शर्मा जी बड़े प्रभावित थे। बोले नहीं, ये बकलोल शब्द जो है ये बिहार का शब्द है, और आपने बड़ा सटीक इस्तेमाल किया है यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, थैंक यू, बहुत थैंक सुंदर। यू। आगे बढ़ने के पहले मैं एक भूल गोपाल सुधार करना चाहूंगा। अरुण सर, जस्ट 1 सेकेंड, मुझसे एक गलती हुई है। मुझसे गलती ये हुई है कि गोपाल रंजन जी का हाँ। सीक्वेंस, वो मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो क्योंकि वो अभी ले, है। अभी तो सुन सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, अभी समय है, बिल्कुल जी। तो बस मैं भी आशुतोष वही कह रहा था कि गोपाल जी का नाम छूट गया है। जी जी वैसे जी। अभी जो दत्ता जी को समय ही नहीं मिलता है, अस्त्र के आलय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कभी। अरे नहीं भाई, आया कीजिए सर, बहुत मजा आ गया। नहीं, हमारे साथ दिक्कत है ना, लोग पूछते हैं रिटायर हो गए, मैं बोलता हूँ नहीं, रिटायर हो गए, टायर लग गया, दोबारा अब और तेज भागते हैं। गोपाल रंजन जी, सबको नववर्ष की फिर से शुभकामनाएं। आपको भी। एक अपनी गजल से शुरू करता हूं। जिंदगी सबकी मिली जुली थी, हवा तब कहाँ ऐसी जहरीली थी। बसे जुनून राही चलता ही गया, बसे जुनून राही चलता ही गया, परवाह कहाँ के राह पथरीली थी। वाह, बहुत खूब। बहुत ख्वाब की ताबीर, ताबीर मतलब रिजल्ट, ख्वाब की ताबीर बारहा लहू मांगे, ख्वाब की ताबीर बारहा लहू मांगे, आंखों की बातें बहुत खर्चीली थी। भीड़ में जो मिला, भीड़ में जो मिला बड़ा दिलेर मिला, भीड़ में जो मिला बड़ा दिलेर मिला, अकेले मगर सब में बुज़दिली थी। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत सही, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सहरा Wonderful की observation. उदास रेत उड़ती है इनमें, सहरा मतलब डेजर्ट, सहरा की उदास रेत उड़ती है इनमें, कभी आंखें यही बड़ी चमकीली थी। वाह, दिल लहू लुहान हो गया सारा मेरा, दिल लहू लुहान हो गया सारा मेरा, रगों में दौड़ती कोई शय नुकीली थी। वाह, जवाल फराज का रंज और गुरूर क्या, जवाल मतलब पतन और फराज मतलब एसेंट, उत्थान। जवाल फराज का रंज और गुरूर क्या, बस नाम ही तब्दीली थी।
वाह। धू धू कर जलता था शहर जो शाद था, शाद मतलब जो ग्रीन, जो हैप्पी था। धू धू कर जलता था शहर जो शाद था, बेएतमादी की एक आग फैली थी। वेरी गुड। वाह। ये एक छोटी सी गजल थी। और एक मैंने एक फिलोसफिकल मुक्त छंद की एक कविता लिखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हिंदी में है और इसका उन्वान है, शीर्षक है मृत्यु ठेठ कविता है। मृत्यु ठेठ कविता है, रहस्य है अनुभूति से परे, सिद्धांत में जीवित अनुभव से परे, कल्पना संभव खबर असंभव। कौन जाने क्या होता है वहां, कौन जाने क्या होगा वहां। जो है जीवन के पार, कुछ है भी या नितांत शून्य। गालिब ने कहा मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। गालिब ने कहा मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। पर क्या पता मौत के बाद निजात होती भी है या नहीं। वाह। निजात इस भय से, निजात इस गम से, यहीं और अभी चाहिए। देह से परे इस जीवन के पार क्यों। कबीर ने कहा ये मुर्दों का गांव है, एक मरघट है जहां सब प्रतीक्षा में है अपनी बारी की। क्या राजा, क्या फकीर, क्या मुनि, क्या औलिया, क्या 33 करोड़ देवता, क्या सूरज, क्या चंदा, क्या नक्षत्र, क्या सितारे। मृत्यु की अटलता, मृत्यु के परे किसी देश का आश्वासन, अमरता की चाह और मृत्यु के अपरिहार्य सत्य के बीच रस्साकशी युगों से जारी है। सार्थक जीवन की तलाश, व्यक्तित्व की ससीमता से विराट की असीमता पाने की आकांक्षा, बूंद से सिंधु बनने की आकांक्षा युगों से रवां है। हमारा जीवन जैसा है चुनाव तो हमने किया है स्वयं। अमृत कलश है या गरल पात्र, चुनाव हमारा ही तो है। मृत्यु पर विजय पाने की कुंजी यही है एकमात्र। जीवित ही मर जाएं अगर, और मृत्यु को मारने को कोई मिले ही ना। व्यापे प्रेम इस कदर कि खुद ही को अवकाश न रहे। अक्षर इश्क के तो हैं दो ही, पर विस्तार अनंत है। सिमटे तो दिले आशिक, ये तो जमाना है। ये एक छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी कल या परसों मेरे वन ऑफ द फेवरेट पोएट्स गोपाल दास नीरज जी की जन्म दिवस था। उनकी जो एक बहुत मशहूर गीत है वो मैं थोड़ा पेश करने की कोशिश करता हूँ। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का
उतार देखते वाह, रहे। क्या बात है। बहुत सुंदर। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। वाह, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की संवार दूं, होठ थे खुले के हर बहार को पुकार दूं। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर के ढह गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण। शोर मच गया कि लो चली दुल्हन चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन। पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चूनरी। और हम अजान से दूर के मकान से पाल के लिए हुए कहा रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। अद्भुत। नीरज साहब बहुत श्रद्धांजलि। सुंदर, बहुत सुंदर। आप राम की जितना बहुत- अच्छा लिखते हैं उतना ही अच्छा गाते भी हैं। बहुत बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। He's a trained singer, भाई। दिलीप, जन्म गोपाल is a कुछ न trained मृत्यु singer. कुछ, हम्म, किसी that's की true. आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। जीवन हाँ अमृत के हाँ, बारे में वो, 2 लाइन में क्या उन्होंने कहा। जी जी। और एक साहिर साहब की सबसे बेहतरीन नज्म जो है, जिसके बारे में अली सरदार जाफरी कहते थे कि इस नज्म को सुनकर पाब्लो नेरुदा की याद आती है। आप सबने सुनी होगी, तो मैं। रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें, रूह पर छाए थे बेनाम गमों के साए। दिल को ये जिद थी तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि कमबख्त को नींद आ जाए। देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक, देर तक जहन सुलगता रहा तन्हाई में। अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए तू ना आई मगर उस रात की पहनाई में। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई,
जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, वाह या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शोख सितारा टूटे। क्या बात। शहद सा घुल गया तलखाबाए तन्हाई में, तलखाबाए तन्हाई मतलब जो कड़वी तन्हाई है। शहद सा घुल गया तलखाबाए तन्हाई में, रंग सा फैल गया दिल के सियाह खाने में। देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी, जिस तरह फूल चटकने लगे वीराने में। तू बहुत दूर किसी अंजुमने नाज में थी, फिर भी महसूस किया मैंने कि तू आई है, और नगमों में छुपाकर मेरे खोए हुए ख्वाब मेरी रूठी हुई नींदों को मना लाई है। रात की सतह पर उभरे तेरे चेहरे के नुकूश, वही चुपचाप सी आंखें, वही सादा सी नजर, वही ढलका हुआ आंचल, वही रफ्तार का खम, वही रह रह के लचकता हुआ नाजुक पैकर। तू मेरे पास न थी, फिर भी सहर होने तक तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छू कर गुजरा। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा। वाह। अब यही है मुझे मंजूर तो ऐ जाने करार, मैं तेरी राह न देखूंगा सियाह रातों में। ढूंढ लेंगी मेरी तरसी हुई नजरें तुझको, नगमाओं शेर की उमड़ी हुई बरसातों में। अब तेरा प्यार सताएगा तो मेरी हस्ती तेरी मस्ती भरी आवाज में ढल जाएगी, और ये रूह जो तेरे लिए बेचैन सी है, गीत बनकर तेरे होठों पे मचल जाएगी। तेरे नगमात तेरे हुस्न की ठंडक लेकर मेरे तपते हुए माहौल में आ जाएंगे। चंद घड़ियों के लिए हूं कि हमेशा के लिए मेरी जागी हुई रातों को सुला जाएंगे। ये साहिर साहब की। बहुत बहुत और मैं अंत करना चाहूंगा क्योंकि मधुशाला की पिछली बार भी काफी बातें हुई थी, तो मधुशाला की मैं अपनी जो 4 पसंदीदा रुबाइयां हैं वो मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला। आने के ही साथ जगत में, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत के ही साथ विदा की। होती तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला। पी न होश में फिर आएगा, पी न होश में फिर आएगा। सुराब सुध यह मत वाला, यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला, फिर ना मिलेगी मधुशाला। शांत सकी हो
कब तक साकी शांत सखी, अब तक साकी पी कर किस उर की ज्वाला, और की रटन लगाता, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला, जाता हर पीने वाला, कितनी इच्छाएं हर जाने वाला, छोड़ यहाँ जाता, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब ना रहे वे पीने वाले, अब ना रहे वे पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला, अब ना रही वो मधुशाला। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आया। आपसे अभी बहुत सुनना है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सुंदर। अरुण सर, जब कभी टाइम मिले, मैं 5 मिनट मुझे भी चाहिए। आप सब लोगों को देखकर मैं बहुत प्रेरित हो गया, तो 5 मिनट मैं भी चाहूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, अरे आज ही अभी है समय। ये ऐसा ही हुआ कि साकी बोले लोगों को पिला करके कि एक पैमाना मैं भी पी लूं। वो कहते हैं ना कि जो बस का कंडक्टर होता है उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि उसको बैठने की जगह नहीं मिलती। वही हाँ, सर, मैंने तो स्वागत है आशुतोष जी। पहली बात मैंने अभी क्यों बोला, इसलिए क्योंकि अरुण सर जब बोलेंगे, कविता सुनाएंगे या गाएंगे, उसके बाद मैं नहीं कुछ बोलना या सुनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। और उसके पहले दूसरा डिस्क्लेमर मेरा यह है कि ना तो मैं लिटरेचर का विद्यार्थी रहा हूँ, ना ही कभी बहुत अच्छा लिटरेचर रहा है, लेकिन अभी अवधेश जी आप मेरे प्रेरणा स्रोत हो। अभी आपसे सुनकर आपकी कविता मुझे ये और थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरे बाबूजी तब उनका कैंसर का टर्मिनल स्टेज चल रहा था, प्रोस्टेट कैंसर का। वो दिल्ली में थे, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 15-16-17 साल पहले, और मैं बैंगलोर में पोस्टेड था। तो जब कभी टाइम मिलता था मुझे, वो मेरे छोटे भाई के पास थे दिल्ली में, वहीं पे उनका इलाज चल रहा था। तो मैं कभी एक तरफ से, उन दिनों एयरफेयर तो बहुत ज्यादा था हमारे, मतलब एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए अफोर्डेबल नहीं था सिविल एयर, पर फिर भी मैं हर 2-3 महीने पे एक तरफ से जाता था बाई एयरलाइंस की फ्लाइट से, और दूसरी तरफ से ट्रेन से आ जाए या कोई एयरफोर्स की फ्लाइट आ रही हो तो उसमें चलाता था। लेकिन बाबूजी के साथ मैं चाहता था मैक्सिमम समय बिताना, और वो भी कुछ कुछ जमा करके रखते थे। तो उन्होंने एक कविता कहीं पे पढ़ी होगी, उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में लिख के मेरे लिए रखी थी वो कविता आज भी मेरे पास है, और मैं उसी को पढ़ना चाहूंगा। वो कविता है एलिस ई चेस की। इंदु डोगरा मैम इंग्लिश की प्रोफेसर है, उनको शायद पता होगा। कविता का शीर्षक है टू माई ग्रोन अप सन।
Oh, yes. Start something like this. My hands were busy through the day. I didn't have much time to play. The little games you asked me to, I didn't have much time for you. I would wash your clothes, I would sew and cook. But when you would bring your picture book and ask me, please, to share your fun, I would say, a little later, son. I would tuck you in all safe at night and hear your prayers, turn out the light. Then tiptoe softly to the door. I wish I had stayed a minute more. For life is short and years rush past. A little boy grows up so fast. No longer is he at your side, his precious secrets to confide. The picture books are put away. There are no children's games to play. No good night kiss, no prayers to hear. That all belongs to yesteryear. My hands, once busy, now lie still. The days are long and hard to fill. I wish I might go back and do the little things you asked me to. That's all. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। आशुतोष, आपने स्तब्ध निशब्द कर दिया। सर, बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी इस कविता के साथ, तो आप सबको सुनकर मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ सुनाऊं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। आशुतोष जी, ये पोम जो है, ये आज के सिचुएशन पे भी एक बहुत बड़ा कमेंट है। जब बच्चे हमारे उडार हो जाते हैं, चले जाते हैं, जब वो घर में होते हैं तो हम लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और उनको टाइम नहीं दे पाते, और कई बार तंग भी आ जाते हैं, तो डांट वांट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वो उडार होके चले जाते हैं ना, तो सुने सुने घर जो हैं, साफ साफ कमरे जो हैं, वो सब काटने को दौड़ते हैं। तो उस वक्त बहुत दिल करता है कि कोई आके यहाँ गंद डाले, कोई हमारी दीवारों को गंदा करे, सब कुछ कपड़े बिखेर दे। तो ये एक आज की सिचुएशन पे बहुत बड़ा कमेंट है ये। सर, मैं एक दो बार कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दो तो। जी मैम, बिल्कुल। तो वैसे तो मैं सोचती थी कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म थी इस ग्रुप में, बिकॉज सब इतने मतलब साइंस के इतने धक्कड़ इंसान थे आप सब लोग। तो मुझे लगता था कि बाप रे बाप, ये साइंटिस्ट के बीच में मैं कहाँ आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन आज ये 2 जो सेशंस गए हैं, इनमें आप लोगों को कविता बोलते सुन के भी मैं सोच रही हूँ कि मैं इन बड़े महारथियों के बीच में कहाँ आ गई। और वैसे मैं एक बात तो, मेरी आंख की वजह से मैं आज नहीं बोल पाई, मैंने ऑफर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, और वो भी पंजाबी में ही बोलना चाहती हूँ। ऐसा है कि आप सब हिंदी बेल्ट वालों के बीच में, मैं पंजाबी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन जब मैं पंजाबियों के बीच में होती हूँ, तब मैं हिंदी वालों की रिप्रेजेंटेटिव बन जाती हूँ। तो मैं आपको एक एनवायरनमेंट पे, अब आपने बहुत सारा कुछ इस पे जिक्र किया है, तो मैं उसके ऊपर 2 लाइनें सुनाती हूँ। अमलतास तो आप सब जानते होंगे, अमलतास में बहुत सुंदर फूल आते हैं, पीले फूल, और ऐसे झुमके की तरह वो नीचे को लटकते हैं। तो ये मैं लाइनें हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में रोड्स हैं जो उनके दोनों तरफ ये अमलतास के पेड़ लगे हुए हैं, और वो जब मौसम आता है तो इतना ज्यादा सुंदर दृश्य होता है कि उसको वाकई में देख के लोग मतलब वहां से जाते ही नहीं है, और बहुत पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। तो हमारे वहां पे पेड़ों पे ना छोटे छोटे कोई कोट्स या पोएम की लाइनें, कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखी रहती हैं सारी। तो मैंने वहीं से ये लाइंस ली हैं। तो
ये किसकी लाइंस हैं ये मुझे नहीं मालूम है, बट बहुत सुंदर लाइंस हैं। इसमें धरती को एक अल्हड़ लड़की की तरह माना गया है। धरती को एक अल्हड़ लड़की की तरह माना है। और पंजाबी में ये लाइंस कुछ ऐसी हैं कि ये ए रुख जो अमल तास दे, ए रुख मीन्स ट्रीज, ए रुख जो अमल तास दे पीला मारण पा, you know, they reflect that yellow color. ए रुख जो अमल तास दे पीला मारण पा, यूं जापन ज्यों गगन को ठा लिए। ऐसा लगता है कि यह जो गगन को छूने वाले पेड़ हैं, यूं जापन गगन को ठा लिए, जो सोना पिघल पिया, जैसे सोना पिघल के जमीन पे गिर रहा है। यूं जापन गगन को ठा लिए, जो सोना पिघल पिया, या तरत कुड़ी दे कन्न दा एक बूंदा डिग पिया। लड़की जो है, वो जो लड़की अल्हड़ लड़की है, उसके कान का एक बूंदा जो है वो जमीन पे गिर गया है। तो सर अब माइक मेरे हाथ में आ गया तो मैं जल्दी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैं आपको पर्यावरण पे ही मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत पोएम सुनाने लगी हूँ। ये है पोएम, सर आपने नाम सुना होगा, शिव बटालवी का। या बहुत। शिव बटालवी पंजाबी के बहुत माने हुए पोएट हैं। मतलब पढ़ी मैंने एक दो कविताएं। जी। और वो अपने टाइम के या अपने टाइम के क्या, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इनकी कविता जो है वो प्रचलित है। बहुत शराब पिया करते थे, तो इसकी वजह से उनकी बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने जो कविताएं कही हैं वो बहुत एक बड़ा मशहूर गाना भी है, मैं एक शिकरा यार बनाया। आपने जरूर ये सुना होगा, मैं एक शिकरा यार बनाया, चूरी देवा खांदा नहीं। वो चूरी नहीं खाता है, वो तो खाता क्या है, तो उन्होंने मैं दिल दा मांस खवाया। सो ये वो खाता है। तो ये उनकी बहुत लंबी कविता है। और लेकिन मैं उनके जो पोएम्स बोलने जा रही हूँ वो पर्यावरण पे ही है। हमारे कॉलेज में जब वन महोत्सव था, तो उस वक्त हमने इस पोएम को तैयार करवाया था। ये कुछ ऐसा ही आसान है, आपको सबको समझ आ जाएगी कि कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने बेटे, कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावा। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावा। कुछ रुख नूआ धियां लगदे, daughters and daughters-in-law। कुछ रुख नूआ धियां लगदे ते कुछ रुख वांग भरावा, ब्रदर्स। अब ये पेड़ों के बारे में देखिए बात कह रहा है, सारी बात वो पेड़ों के लिए कह रहा है। कुछ रुख नूआ धियां लगदे ते कुछ रुख वांग भरावा। कुछ रुख मेरे बाबे वाकण, दादाजी की तरह। कुछ रुख मेरे बाबे वाकण, पत्थर टावा टावा। बाल सारे झड़ गए हुए हैं, एक एक बाल कहीं नजर आता है उनके। पत्थर टावा टावा, उनके उस पेड़ पे भी सब पत्ते झड़ गए हुए हैं, कोई पत्ता नजर आता है। ते कुछ रुख मेरी दादी वर्गे, चूरी पावण कावा। कौओं को चूरी डालती हैं। कुछ रुख यारां वर्गे लगदे, कुछ रुख यारां वर्गे लगदे, चुम्मा ते गल लावा। मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स की तरह लगते हैं, जैसे हमारे घरों के पेड़ होते हैं जो हमें बहुत क्लोजली फील होते हैं, बातें करते हैं जिनके साथ हम। ते एक मेरी महबूबा वंगण,
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਕਣ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਵਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਖਡਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਖਡਾਵਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖ मेरा दिल करदा है चुम्मा ते मर जावा। मतलब मुझे इतने प्यारे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं उनके साथ बस उनको गले लगाऊं और मर जाऊं। कुछ रुख जद भी रल के झूमन तेज वगण जद वावा, सावी बोली सब रुखां दी दिल करदा लिख जावा। मतलब एक ऐसी बोली है सबकी, जब वो झूमते हैं मेरा दिल करता है उनकी आवाज को मैं शब्द दे दूं, शब्द दे दूं। मेरा भी ये दिल करदा है रुख दे जूनी आवा। मैं अगर मैं मरने के बाद अगर कोई दूसरा जन्म होता है तो मैं पेड़ बन के ही पैदा हूं। मेरा भी ये दिल करदा है रुख दी जूनी आवा। ते जे तुसा मेरा गीत है सुनना, जे तुसा मेरा गीत है सुनना, मैं रुखां विच ही गावां। और वहां पे आके मेरा गीत सुनना। रुख ता मेरी मां वर्गे ने, ज्यों रुखां दियां छावां, ज्यों रुखां दियां छावां। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, आनंद आ, बहुत सुंदर। आनंद आ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हिंदू मैम। बहुत बेहतरीन, बहुत। अब चूंकि अभी 9:23 हो रहे हैं, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरुण सर से। सर, स्टेज इज ऑल योर्स, पोडियम बिलोंग्स टू यू नाउ। तो आप जो भी सुनाएं, और एक पॉपुलर आपसे हमेशा डिमांड रहती है कि आप एक गाना भी सुनाएंगे, तो आप जो भी सुनाएं उसके अलावा एक प्लीज गाना भी सुनाएं। नहीं, आशुतोष, अल्बर्ट हॉल लंदन में मुकेश और लता जी का प्रोग्राम था, तो मुकेश ने गाया जाने कहां गए वो दिन। उसके बाद लता ने कहा अब इस गाने के बाद कोई क्या गाएगा। बिल्कुल। तो ये आप लोगों को सुनने के बाद बोतलों भरी बोतलों के बीच खाली गिलास क्या सुनाएगा। सर, मेरी वाली फेवरेट कविता सुनाइए। आपकी वाली मतलब? वो जो आपने लिखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। याद आई? अच्छा, भूल गए? नहीं, भूला नहीं हूँ। वो मेरे पास है नहीं वो। मुझे मैंने सोचा था आज कुछ सुनाऊंगा नहीं। एक आज जो लिखी है आपको आज भेजी थी वो सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरे पास तो न शायरी है न इल्म है, तो टूटी फूटी जो है सुन लीजिएगा। ये कविता खासकर इंदु मैम को समर्पित है, वो समझ जाएंगी क्यों। और मेरे दोस्तों को जो यहाँ साइंस और मैथ के लवर्स हैं, राकेश वाजपेयी जी को मैं अगली बार जरूर बुलाऊंगा। इतना अच्छा गणित के विद्यार्थी हैं, इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। शुरू करता हूं। उसके दिल का दरवाजा उस आसमां में खुलता था जिसके प्रांगण में यूपीएससी थी। आई के बाद दर्जनों एस थे। फॉरेन के टूर, सफेद एम्बेसडर, लाल बत्ती, दोनों हाथ बांधे झुकाकर सलाम करते चाकर। अदब से कार का दरवाजा खोलता ड्राइवर। कुर्सी का रौब था, पला का जॉब था। सलामी देते गार्ड, मैनर्स पहने अर्दली। स्कॉच की ट्रे लिए हुए स्मार्ट अफसर, खूबसूरत औरतें, हंसी और हसीन खुशबू स्प्रे किए हुए। जरा ये सुनिएगा। वह वाम भाग की अर्धांगिनी, यज्ञ के पुण्य की भागिनी, साहब के साथ उसका भी मान होता। उन दोनों के पीछे खड़ा भारत का संविधान होता। इन सबसे इतर एक और आसमां था जिसमें मैं खुलता था। उसमें थी ऊर्जा की तरंगें, विज्ञान था। क्वांटम चेतना थी, मनोविज्ञान था।
गलत होने का भी सम्मान था। झीने पर्दों से झांकती संभावनाएं थी, आमंत्रित करती अंगनाएं थी। हे एथेंस के सत्यार्थी, आओ हमें आवरण से मुक्त कर जाओ। खूबसूरत समीकरण थे, ग्रीक गॉड्स जैसे रोबस्ट और वल्नरेबल थे। गणितीय सूत्र थे, ध्यान दीजिएगा, गणितीय सूत्र थे जो वह नृत्य ढूंढते जो भंगिमाओं से, मुद्राओं से परे था। टीएस इलियट से मैंने ली है, थोड़ा चेंज किया है। वेयर इज द डांस वी हैव लॉस्ट इन डांसेस। जो वह नृत्य ढूंढते थे जो भंगिमाओं से, मुद्राओं से परे था। जो वह संगीत ढूंढते जो रागों, स्वरों, वाद्य तंत्रों से परे था। मूर्तियों के आकार में, रंगों के विस्तार में जो छिपा हुआ था वह विन्यास ढूंढते। विधाएं थी, विविधाएं थी, तर्क और युक्ति थी, मगर सबसे पहले कल्पनाएं थी। ब्रह्मांड की रागिणियां थी जिनमें लयकारी थी, बंदिश नहीं थी। जो संगीत समझते हैं, जिनमें ब्रह्मांड की रागिणियां थी जिनमें लयकारी थी, बंदिश नहीं थी। संगीत से हम दोनों को प्रेम था, मगर इतना ही काफी नहीं था। प्रेम को प्रैग्मैटिक भी होना चाहिए। उसके प्रियजन थे, मैं नहीं था। उनके मुताबिक मैं जरूरत से ज्यादा आइडियलिस्ट था। अंतिम की पंक्तियां हैं, जिस प्रेम का एक दरवाजा प्रैग्मेटिज्म की ओर खुलता हो और दूसरा आइडियलिज्म की तरफ, उस प्रेम के कमरे से विवाह काफुर हो जाता है। और जाने के पहले वही फिल्मी इबारत, कपूर की रोशनाई से उजले धुएं पर। फिर से, और जाने के पहले वही फिल्मी इबारत, कपूर की रोशनाई से उजले धुएं पर लिखकर चला जाता है, वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स। आमीन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अनोखा ये है प्रयोग है। इंदु मैम, हम लोग साइंस पढ़ने वाले गणित में भी संगीत ढूंढते हैं मैम। और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग टाइप भी आपने कविता लिखी है सर, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्दों का प्रयोग किया। जी जी, ना सिर्फ शब्दों को किया इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और साइंटिफिक या मैथमेटिकल कुछ सिद्धांतों को भी साथ में इन्होंने जोड़ने की कोशिश करी है। हम लोगों ने सुदर्शन की एक कहानी पढ़ी थी, एथेंस का सत्यार्थी, शायद हम सबको को याद होगा। तो एथेंस के सत्यार्थी को भी ले आया था। 1 मिनट का समय ही है, तो आज अनिल जी और दिलीप जी ने 2 लाइनें मुझे याद करा दी हैं। वो लाइनें ये हैं, इधर से जो गुजर गई, इधर से जो गुजर गई, उसी पे हम मचल गए। जो कुछ न बन सका तो फिर करीब से निकल गए, करीब से निकल गए। जवानियां जो मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। थैंक यू। गजब सर, बहुत मजा है। बहुत बढ़िया। अगला सेशन हम लोग ये तय हो गया, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, व्हेन आर वी हैविंग आवर नेक्स्ट सेशन? और उसमें कौन स्पीकर होंगे, क्या टॉपिक होगा? 12 तारीख को एक सेशन अरुण सर ने ऑलरेडी किया हुआ, अपॉइंटमेंट किसी का है हमारे पास। वो which day of the week? Friday, Saturday or Sunday? 12th is Friday sir, I think. Sir, Friday.
वो आप हरिद्वार जो आप गए थे तो आप उनसे मिले थे? सॉरी, ऋषिकेश। बहुत ही जबरदस्त आदमी से मुलाकात हुई। उनके जो फादर थे बिल्कुल वो जो ऋषियों वाली परंपरा के संत थे, कहीं निकल जाएंगे ध्यान करेंगे। उन्होंने शादी की एक स्विट्जरलैंड की महिला से, उनसे ये पुत्र पैदा हुआ सिद्धार्थ कृष्णा। ये करीब 10 सालों तक अपने पिता के साथ घूमता रहा और 11 वर्ष की उम्र में पिता और पुत्र दोनों ने 11 वर्षों का एक कोर्स किया, फुल टाइम कोर्स ऑन वेदांता, संस्कृत एंड फिलॉसफी। फिर कालांतर में सिद्धार्थ जी ने, क्योंकि पिता उनके स्विस, माता उनकी स्विस थी, जर्मन सीखा, पाली जाकर के उन्होंने वहां की भाषा सीखी। आज लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में अगर वेदांत की एक अथॉरिटी है तो वो सिद्धार्थ कृष्णा है। उनसे बात करके तो जो अनुभव हुआ मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता हूँ, मेरी न वाणी है न शब्द हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, जैसा कि सबसे करता रहता हूँ, साधना मैम से भी किया था, तो उन्होंने कहा कि इस फ्राइडे को मैं एक सेशन आप लोगों के लिए ले सकता हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फ्राइडे कौन सी तारीख? 12 तारीख है सर। 12 तारीख। 12 तारीख, अरे तेरे की। नहीं, वो और किसी दिन फ्री ही नहीं है, वो परसों नहीं सर, मैं जर्मनी समझ सकता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मेरी कुछ अपनी व्यस्तताएं हैं। मैं रिकॉर्डिंग तो रहेगी, रिकॉर्डिंग आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, रिकॉर्डिंग तो रहेगी। लेकिन मन तो ये है दिलीप और सब लोग कि ये सेशन हर सप्ताह एक बार हो जाए। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर है। जरूर सर, जरूर, हम और होने चाहिए ऐसे सेशंस। बिल्कुल, कविताओं का सेशन होते रहना चाहिए। जी नहीं, दिस विल ऐड टू आवर लाइव्स। जी जी टू आवर लाइव्स। सर मैं एक कमेंट दत्त साहब के लिए कहना चाहूंगी जी कि सीरियस पोएम लिखनी बहुत आसान होती है, मतलब आसान तो नहीं होती है लेकिन बहुत लोग लिख पाते हैं, बट हास्य रस और कॉमेडी एंड व्यंग जो है, सटायर जो है, ये हर कोई नहीं लिख सकता है। उसके लिए एक खास किस्म का टैलेंट चाहिए। और इनका मैंने देखा कि वाकई में अगर अशोक चक्रधर ने इनकी तारीफ की तो मेरे को लगता है कि ये तो वाकई में बहुत तारीफ के लायक है। और आज सुनने में भी इनका इतना बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये वाली जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री है, दिस इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। स्पेशल यू नो। आपने जो एक बात अभी जिस पे अरुण ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की कविता के फॉर्म में, तो पहली बार जब ये मैं वो कहानी शेयर करना चाहता हूँ, सलाह वाली कविता थी। तो उस दिन हम तो प्रोफेशनल कवि थे नहीं, मंच पे रेगुलर जाने वाले नहीं थे। उस दिन हम स्टेपनी कवि के रूप में मंच पे चढ़ा दिए गए क्योंकि एक जो हरियाणा के जेमनी हरियाणवी आए नहीं, तो वह चलिए साहब आप स्थान पकड़िए। 4 ही लोग थे और उस दिन अध्यक्षता हमारे सुरेंद्र शर्मा जी कर रहे थे। तो मैंने पहली लाइन जैसे ही कहा कि बेवकूफ मानेगा नहीं, होशियार देगा नहीं, तो उनके हाथ में विस्की का ग्लास भी था और वो थोड़ा इनफॉर्मल फोरम था, तो उन्होंने नीचे प्लेट रखा, खाने का ग्लास रखा और आके मेरे बगल पास में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, श्रीमान जी आपका पेशा कुछ गलत है, आपको इंजीनियर किसने बनाया, आप आज से मेरे दल में शामिल हो जाए। आप कर लोगे तो आपके दल में मिल जाऊंगा, उसमें क्या लगा। तो ये इंजीनियर्स के साथ या साइंस बैकग्राउंड वालों के साथ एक मिसनोमर होता है, वो भी संवेदनशील होते हैं और वो शायद संवेदनाओं की मॉडलिंग भी कर लेते हैं। जी जी जी, मुझे लगता है कि साइंस वाले, क्योंकि उनका दिमाग बहुत होता है, तो वो कहीं पे भी वो सब कुछ कर सकते हैं। वो शैतानी है, वो शैतानी है। और खास तौर पे आपने स्टेपनी कहा, तो मेरे को लगता है कि जितने भी कवि हैं वो पहले स्टेपनी बन के ही मेन टायर के तौर पे आए हैं। नहीं तो वो लोग उसकी कोई उम्र नहीं लोग होती जो साइंस छोड़ के लिटरेचर में चले जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना?
वो तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में तो होता ही रहेगा, होता रहता बहुत है, से लोग होता ऐसा होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। 45 साल की उम्र में हम पहली बार स्टेज पे जब हैंड परकशन बजाने लगे तो किसी ने कहा आपको किसने सिखाया? मैंने किसी ने नहीं सिखाया, बस सेंस ऑफ बीट है, बीट समझ में आ रहा है, बजा रहा हूँ। और उसके बाद बजाने लगे तो फिर उस एमेच्योर ऑर्केस्ट्रा के मेंबर बन गए, अब आराम से उनके साथ बजाते क्या हैं। बात, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अच्छा। चीज लाइन की जो अनिल जी का था कि रश्मि रथी को संगीत म्यूजिकल में ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करूं, वही एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ कर रहा हूं। आई कैन बी ऑफ सम हेल्प, लेट मी फाइंड आउट कि जो आपको म्यूजिक पे ढाल दे और ताल और लय में उसको नहीं, हाँ, एक ताल लय की करके- दिक्कत नहीं है, हमको एक अच्छा कंपोजर मैं ढूंढ रहा हूँ। कंपोजर, वही इसलिए मैंने कहा कि लेट मी फाइंड आउट इफ दैट इज नहीं, आप तो रांची में हैं और चूंकि हमारा दल भी रांची में है, एक्सपेरिमेंट भी सारे मैं रांची में ही करता रहता हूँ, जी जी तो जी। कोई दिक्कत नहीं है। आई विल देखता हूँ गेट। मेरे जो परिचित हैं वो अगर इंटरेस्टेड हाँ। होंगे तो आई विल गेट इन टच विद यू। बिल्कुल। दत्ता सर, एक और मैं छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। अगर जी। आप जो सुना रहे थे मोबाइल के माध्यम से और हम सुन नहीं पा रहे थे बिकॉज वो, मैं आपको भेज दूंगा, आप प्ले जी। कर सकते हैं। जी जी जी, उसको मैं ना वीडियो शेयर करके यहाँ पे सबको सुना सकता हूँ, मे बी सुना। कभी अगले नहीं कॉल नहीं, में। मैं आपको भेज दूंगा, मैंने अरुण को आज भेजा था, आपको भी भेज दूंगा। जी। वो रॉ कट्स हैं बहुत सारे, अच्छी मिक्सिंग नहीं है, लेकिन वो एज एन एक्सपेरिमेंट बस वो उस ट्यून को मैं पकड़ना चाह रहा था कि वो ट्यून अगर पॉपुलर होती है तो उसी ट्यून पे फिर बाकी सारे अलग अलग सर्ग को पकड़ूंगा। तृतीय सर्ग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने शुरुआत तृतीय सर्ग से ही किया था। जी 7 जी, सर्ग हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब इसके साथ समाप्ति के लिए आप सबकी परमिशन, आपकी इजाजत चाहूंगा। इनफैक्ट आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं मॉकेटेरियन बन गया, मैंने भी 5 मिनट का समय ले लिया इस अगस्त गैदरिंग में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, और शायद समय की कमी है इसलिए हम नहीं कर पाए। तो अगला जो भी सेशन होगा, जैसे अरुण आपको सर ने, दीजिए ना मौका, उसमें क्या है, लेट एवरीबॉडी फाइंड ए टाइम स्लॉट। जी, जैसे राकेश गुड वाजपेयी मिक्स। जी जी, तो वैसे लोग और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो हम चाहेंगे कि सब लोग तैयार रहें और हम एक दूसरे को सुनना पसंद करेंगे। तो इसके साथ ही सत्र समाप्ति की परमिशन चाहिए, आज्ञा चाहिए आप सबसे, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत